स्क्रिप्ट है दैट इज योर यूनिट 3 इन वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो वेब टेक्नोलॉजी का जो पूरा सिलेबस है उसमें आपका यूनिट 1 के अंदर बेसिक वर्ल्ड वाइड वेब और HTML आ जाता है, 2 के अंदर CSS एंड बूटस्ट्रैप आ गया, एंड 3 जो यूनिट है वो पूरी की पूरी आपकी जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स लिखे हैं पर इसमें काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो हमारे पास है डेटा टाइप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स, डायलॉग बॉक्सेस, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, हैंडलिंग इवेंट्स, बेसिक वैलिडेशन, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। सो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिखते कहाँ हैं और जावास्क्रिप्ट आप यूज किस लिए करते हो। तो जावास्क्रिप्ट जो है आपकी वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि उसके नाम में ही लिखा है कि स्क्रिप्ट, है ना। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है लोगों से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। सो डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट इज, कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट? दो आपने जावा नहीं किया, अगले सेमेस्टर में करोगे, but still if it is asked that you have to differentiate between Java and JavaScript. So Java is a programming language, whereas JavaScript is a scripting language. फर्क क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, उसको किसी बेस की जरूरत नहीं पड़ती काम करने के लिए, whereas स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन समथिंग टू वर्क अपॉन, ठीक है। तो उसको हमेशा एक बेस चाहिए जिसके ऊपर वो काम कर सके, फाइन। अब जावा स्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड या सर्वर साइड दोनों तरफ काम कर सकती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को हम जनरली HTML के साथ यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट आपकी यूज हो सकती है फ्लैश एंड ऑल के साथ भी, बट मेजर इसका जो यूज है दैट इज विद क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, और यू हैव सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है? द कोड ऑफ जावास्क्रिप्ट, द कोड which is the code which is executed on the machine where, so the code which is executed on the machine where the user is opening the website or using the website. तो जिस कंप्यूटर पे वेबसाइट ओपन हो रही है, यूज हो रही है, उसको हम क्लाइंट कहते हैं, और वहां पर अगर ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है सो दैट इज कॉल्ड क्लाइंट साइड, ठीक है। सो सर्वर साइड में क्या होता है? सर्वर साइड का कोड जो क्या है, दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड when a request is made from client. So client request करता है लेकिन execute ये कोड सर्वर पे होता है, ठीक है। और जो रिजल्ट है वो वापस क्लाइंट को भेज दिया जाता है। वो आप सीखोगे आगे जाके, आपके पास टॉपिक आएगा जब डायनामिक वेब डिजाइनिंग, उसमें हम करेंगे। पर हमारे सिलेबस में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में जावास्क्रिप्ट नहीं है, वी हैव ओनली PHP. So PHP is there for your server side scripting, ठीक है। So it's like that. तो अभी हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। सो हम पढ़ेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। सबको समझ आ गया क्लाइंट साइड का मतलब क्या है? अब इसको लिखते कहाँ है? इसको लिखते हैं हम HTML के अंदर है। HTML के अंदर कहाँ लिखोगे? आपके पास स्क्रिप्ट टैग होता है। तो HTML में आप कहीं पे भी लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। HTML आपकी केस इनसेंसिटिव है, कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो है आपकी ये केस सेंसिटिव है। तो आपको स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को तो जैसे मर्जी लिखो, जावास्क्रिप्ट का J और S कैपिटल है, बीच में स्पेस नहीं है। सो स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग आपका बंद हो रहा है, ठीक है। हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी यूज कर सकते हैं, मतलब फाइल अलग होती है और उसको लिंक कर सकते हैं अपने पेज के साथ, जैसे कि स्टाइल शीट्स को करते हैं।
बट दैट विल डू लेटर. सो अभी आपके पास क्या है कि आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना स्क्रिप्ट का कुछ भी कोड दे सकते हो. मैंने आपको दो तरह के स्क्रिप्ट कोड्स बताए थे. एक डेफर्ड होता है, एक इमीडिएट होता है. इमीडिएट का मतलब है कि जहां लिखा है वेब पेज के अंदर वहीं का वहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा. और डेफर्ड का मतलब है कि आपने फंक्शन बना के छोड़ दिया. सो यू मेक अ फंक्शन एंड यू लीव इट, और वो जो फंक्शन है फिर वो हमारा एग्जीक्यूट तब होता है जब वो कॉल होता है. तो जब हम उसको कॉल करते हैं तब जाकर आपका फंक्शन वो एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. सो दिस इज योर स्क्रिप्ट टैग जिसके अंदर कोड लिखा जाता है. अब पहली चीज आती है किसी भी लैंग्वेज में कि हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं. तो वही जावास्क्रिप्ट में भी वेरिएबल्स हैं. तो वेरिएबल बनाने के लिए आपके पास कीवर्ड है var. आप var कीवर्ड यूज करते हो, वेरिएबल का कुछ भी नाम देते हो, इज इक्वल टू वैल्यू दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हैं, यहां सिर्फ डिक्लेयर करके भी छोड़ सकते हैं. सेमीकोलन आप यूज करोगे टू मार्क एंड ऑफ द स्टेटमेंट, जैसे आप अपना सी में करते हो. ठीक है. सो वेरिएबल यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि सी जो है वो टाइप्ड लैंग्वेज है, मतलब उसमें हमें बताना पड़ता है कि भाई जो वेरिएबल है वो इंटीजर स्टोर करेगा या वो वेरिएबल फ्लोट स्टोर करेगा, क्या स्टोर करेगा. सो यू हैव टू टेल व्हाट योर वेरिएबल इज गोइंग टू स्टोर. यहाँ पर मतलब डेटा टाइप बताना पड़ता था कि विच टाइप ऑफ वैल्यू इट्स गोइंग टू स्टोर. यहाँ पर हम डेटा टाइप नहीं बताते. अगर आपने यहाँ पर लिखा है var a, अब आप इसी a में 70 भी पुट कर सकते हो, इसी a में स्ट्रिंग भी पुट कर सकते हो, इसी में ही कुछ भी पुट कर सकते हो. सो इसका डेटा टाइप जो होता है वो जेनरिक होता है, जेनरिक या वेरिएबल या व्हाटएवर यू कॉल इट. सो जेनरिक का मतलब है कि हम इसमें किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को पुट कर सकते हैं. सो वी कैन पुट एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन इट. सो हम किसी भी तरह की वैल्यू इसके अंदर डाल सकते हैं. सो दैट इज जेनरिक. ठीक है. सो स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा जेनरिक जब हम अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे. सो अब इसमें पूछा गया है, आपके पास पूछा गया है, या आप ये कह लो कि वो सिलेबस में लिखा हुआ है डेटा टाइप्स. सो डेटा टाइप्स तो यहाँ पे भी वही है जो हम पहले यूज कर रहे थे. ठीक है. तो इफ यू टॉक अबाउट डेटा टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द वेरियस डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट, तो उस केस में आपके पास वही सब होगा. यू हैव इंटीजर, यू हैव कैरेक्टर जिसको हम स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, वी हैव फ्लोट, वी हैव बूलियन वैल्यूज विच कैन बी ट्रू और फॉल्स. तो आप बता सकते हो इसमें कि इंटीजर जिसका होल नंबर मतलब होल नंबर होता है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता. ये आपके पास स्ट्रिंग्स हो गई. फ्लोट में पॉइंट में वैल्यू होती है, बूलियन इज विदाउट एनी कोड्स, ट्रू या फॉल्स स्मॉल लेटर्स में हम लिख सकते हैं. ठीक है. और उसके अलावा फिर ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ऑब्जेक्ट्स अभी हम पढ़ेंगे, एरे इन ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर एरेज और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि डेट क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, एरे का हो गया, टाइम का हो गया, और आप चीजें यूज करोगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं. ठीक है. सो ये बेसिक डेटा टाइप्स आपके जावास्क्रिप्ट में हो जाते हैं. तो डेटा टाइप्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, कीवर्ड्स वगैरह सबका मीनिंग सेम है. कंट्रोल स्टेटमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी आपके पास तीन तरह का फ्लो कंट्रोल होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है वो उसी के बेसिस पे बनती हैं. एक होता है आपके पास सीक्वेंस फ्लो, एक होता है सिलेक्शन, एक होता है आइटरेशन. तो सीक्वेंस का तो देखो कुछ करना नहीं है, उसमें तो जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं एक एक करके सारी एग्जीक्यूट हो ही जाती हैं. जो दूसरा है सिलेक्शन या फिर कंडीशन या फिर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, जो मर्जी कह लो आप. इसके अंदर आपके पास जो सी में है वही यहाँ पे, कुछ डिफरेंट नहीं है. तो वही इफ है, वही स्विच है. तो बेस्ट पार्ट जावास्क्रिप्ट का ये है कि सिंटेक्स इज ऑलमोस्ट सेम एज योर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जो आप सी में पढ़ रहे हो वही यहाँ पे भी यूज करना है, कुछ अलग नहीं आएगा. सेम वे लूप्स, सिंपल वर्ड्स में हम जिसे कहते हैं, बट क्या इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स में उसको हम रेपिटेटिव या फिर आइटरेटिव स्टेटमेंट्स कह सकते हैं. यही सेम चीज आप सी में पढ़ते हो. वही तीन लूप्स हैं, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल, है ना. सो वी हैव फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल. और ये जो है आपके पास फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ये क्या हो जाएंगे, क्लासिफाई हो जाएंगे दो कैटेगरीज में. ये दोनों आपके एंट्री कंट्रोल लूप्स हैं, क्योंकि इसमें लूप में घुसते हुए कंडीशन चेक होती है, और इसमें लूप से बाहर आते हुए. ये सब आपने सी में पढ़ा है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अगेन. ठीक है. तो जब तक आपका इसका पेपर होगा तब तक सी का पेपर भी आपका हो चुका है. सो ये आप अच्छे से पढ़ चुके हो, याद कर चुके हो, पेपर भी एक दे चुके होगे जब तक ये वाला पेपर हो रहा होगा. सो इफ को भी यूज करने के इंडिपेंडेंट इफ हो गया, नेस्टेड इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, ठीक है, और एल्स इफ लैडर हो गया, एंड देन यू हैव स्विच. ठीक है. इसमें आपको पता होना चाहिए ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है. इसके वही बेसिक प्रोग्राम्स सारे जो होते हैं
कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, रिवर्स ऑफ अ नंबर, HCF ऑफ टू नंबर्स, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करो, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं. सो वो सब कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आ जाता है. Then comes your operators. Before I tell you operators, just let me know if you have any. I don't think यहाँ पर आपको कोई doubt होना चाहिए, but still, if you have any doubt, just let me know. Very good. तबिश ने अच्छा question पूछा है. How many loops in JavaScript? 3 लिखना है. 7 क्यों होंगे तबिश? Why 7? सेवन लूप्स कौन से? एक फॉर ईच आपके पास एक्स्ट्रा होता है, बाकी कौन से लूप है? 7 नंबर बताया, 7 लूप्स के नाम नहीं बताए. हाँ, फॉर ईच तो हो गया. चलो ठीक है. ओनली स्क्रिप्ट टैग, वो तो सेम ही कोड लिखना होता है. हाँ, इसके नोट्स मैं आपको भी भेजती हूँ. ठीक है. अब देखो वैर और लेट के बीच में क्या डिफरेंस है. सो वैर और लेट के बीच में क्या डिफरेंस है? जब आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो नॉर्मली हम वैर लिख के करते हैं. ठीक है. दूसरा तरीका होता है कि आप एक लेट कीवर्ड भी यूज कर सकते हो. तो उससे आपका स्कोप में फर्क पड़ जाता है. स्कोप मतलब कि अगर आपने वैर से डिक्लेयर किया है किसी भी वेरिएबल को, तो वो आपके के पूरे फंक्शन के अंदर असेसेबल होता है. ठीक है. तो आपने जो भी फंक्शन लिखा है, लाइक आपने फंक्शन बनाया सैम्पल, इसके अंदर अगर आपने var a डिक्लेयर किया है, तो इसमें अगर कहीं और भी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है तो ये a यहाँ भी यूज हो जाएगा, यहाँ भी यूज हो जाएगा. मतलब पूरे फंक्शन के अंदर कहीं पे भी यूज हो सकता है. ठीक है. बट लेट हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमने कुछ भी कोड लिखा, चाहे वो फंक्शन हो, बिना फंक्शन के हो, लेकिन आपने यहाँ पर कोई लूप लिखा है या कोई इफ दी है और उसके साथ कर्ली ब्रैकेट है, और आप चाहते हो कि एक ऐसा वेरिएबल हो जो ये कर्ली ब्रैकेट के शुरू होने से कर्ली ब्रैकेट के क्लोज होने के बीच में ही असेसेबल हो, इसके बाहर असेसेबल ना हो. सो इट इज ओनली असेसेबल विद इन दी स्पेसिफिक ब्लॉक. तो अगर इस तरह से आपको कुछ चाहिए, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? लेट. तो अगर आप लेट से लोगे तो आप उसको सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर यूज कर पाओगे. ठीक है. नाउ अगर हम कहते हैं रीडेक्लेरेशन, रीडेक्लेरेशन मतलब उसमें दोबारा से वैल्यू डालना, तो विद इन द सेम स्कोप आप बिना किसी एरर के उसमें रीडेक्लेरेशन कर सकते हो. रीडेक्लेरेशन मतलब उसमें दोबारा से वैल्यू डाल सकते हो. लेकिन अगर आपने लेट में यहाँ पर कोई वैल्यू पुट कर दी, लेट n इज इक्वल टू 10, और विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स आप n को चेंज करोगे, उसकी दोबारा से उसमें कोई वैल्यू पुट करोगे, तो यू माइट गेट एरर इन दैट. ठीक है. देन अवेलेबिलिटी तो वही हो गई. सो ये आपका जो मेजर इसके बीच में डिफरेंस होता है. ठीक है. सो लेट इज बेसिकली यूज विद योर लूप्स. उसका वही मेन काम होता है. अदरवाइज हम उसको इतना यूज करते नहीं है. तो जब आपको चाहिए कि एक लूप को चलाने के लिए वेरिएबल चाहिए और वो लूप के बाहर कहीं पे भी यूज ना हो सके, तो आप वहां पर लेट यूज कर लेते हो. कॉन्स्ट भी होता है, दैट इज टू मार्क कांस्टेंट, ताकि उसमें जो वैल्यू आपने पुट की है वो आप मॉडिफाई ना कर सको. ठीक है. सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट इट. क्लियर है? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वैर. अच्छा, अब ऑपरेटर्स आप बता दो फिर फटाफट से कौन कौन से होते हैं. So when we talk about operators, we have unary, binary, ternary, and some special operators you have for some special operations. ठीक है. यूनरी में
आपके पास negation, जिससे आप साइन चेंज कर सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव, देन यू हैव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. सो इंक्रीमेंट से क्या होगा, आपकी वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीमेंट से डिक्रीज हो जाएगी. बाइनरी इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, relational operators, logical operators, assignment operators, bitwise operators. और टर्नरी में आपके पास एक ही है, वो है कंडीशनल ऑपरेटर. ठीक है, सो ये सेम है सी लैंग्वेज वाले, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, इट्स एग्जैक्टली दी सेम. ठीक है, आपको इसमें से किसी में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. आई विल एक्सप्लेन यू ओनली दैट पार्ट. तो ऑपरेटर्स के बाद आपके पास है डायलॉग बॉक्सेस. सो बिफोर वी गो टू डायलॉग बॉक्सेस, जस्ट लेट मी नो अगर आपको ऑपरेटर्स तक कोई डाउट है तो. करा रही हूँ संस्कार, अभी पूरा करेंगे ये सिलेबस. हाँ, मेन लूप तो वो 3 ही होते हैं बेटा. ऐसे तो लैंग्वेज में हमेशा कुछ ना कुछ नया ऐड होता रहता है. अब जो ऐड होता रहता है उसका तो आप सब कुछ नहीं रख सकते ना, बट मेजरली 3 वही है. फॉर ईच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लूप, बट वो है तो फॉर ही ना. अब फॉर ईच कहने को है, बट है तो फॉर. कहोगे तो आप उसको फॉर ही ना, उसका नाम थोड़ी बदल देंगे हम. ठीक है, सो डायलॉग बॉक्सेस हमारे पास कितने होते हैं, 3 मेजरली जो हम यूज करते हैं. डायलॉग बॉक्स क्या होता है कि जो चीज अपीयर होती है और फिर आप किसी बटन पे क्लिक करते हो तो चली जाती है. तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस क्या है, अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कंफर्म. ठीक है, सो अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कंफर्म आर द 3 डायलॉग बॉक्सेस वी हैव. राइट, अब आप मुझे बताओ कि इनका पर्पस क्या होता है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अलर्ट? इट इज यूज्ड टू शो अ मैसेज, और इसके ऊपर सिर्फ क्या बना हुआ आता है, ओके बटन, है ना. सो जब भी आपको अलर्ट शो करना है, आप लिखोगे अलर्ट, मान लो आपने लिखा वेलकम, तो इससे क्या होगा, एक ऐसे बॉक्स सा बना हुआ आ जाएगा और उसके ऊपर वेलकम लिखा होगा और साथ में ओके बटन बना होगा ऐसे, और यहाँ पर ओके, यहाँ पे आपके टाइटल वगैरह आ सकता है पेज का, वो आप देख सकते हो. बट इतना आपको बताना होता है कि ये आता है और इसको लिखना पड़ेगा. वो मैं आपको भी नोट्स भेज रही हूँ, उसमें जितना लिखा है अकॉर्डिंगली आप एक्सप्लेन करोगे. प्रॉम्प्ट होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए. तो इसमें आपके पास एक वेरिएबल का नाम होना चाहिए. आप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट लिखोगे और फिर यहाँ पर मैसेज लिखोगे लाइक एंटर योर नेम लेट्स से. इसमें क्या होता है, अब जैसे अगर आपने इसके बाद लिख दिया अलर्ट, तो वो उसी वैल्यू को शो कर देगा जो आपने अभी इनपुट करी थी. और ये दिखता कैसा है, यहाँ पर ये मैसेज लिखा हुआ आता है जो आपने यहाँ लिखा है ब्रैकेट में, एंटर योर नेम. इसके आगे ये व्हाइट सा बॉक्स होता है जिसमें आप टाइप करोगे, और ओके और कैंसिल 2 बटन्स होते हैं. अगर आपने ओके पे क्लिक किया तो जो आपने इनपुट किया है वो आपके वेरिएबल में चला जाएगा, और अगर आपने कैंसिल पे क्लिक किया तो जो भी इनपुट था वो कैंसिल हो जाएगा और आपके वेरिएबल में ब्लैंक आएगा, मतलब नन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, सो दैट इज योर प्रॉम्प्ट. एंड देन यू हैव कंफर्म. ठीक है, अब कंफर्म में क्या होता है, कंफर्म करना चाहते हो आप किसी चीज के लिए, जैसे मान लो कोई पेज बंद कर रहा है, आप उसको बोलना चाहते हो आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, है ना. या फिर आपने एक पेज बनाया है जहां पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, उसमें हमने बटन बनाए हुए हैं विड्रॉ एंड डिपॉजिट के. फिर जब वो विड्रॉ पे क्लिक करता है, आप उससे पूछना चाहते हो आर यू श्योर यू वांट टू विड्रॉ, कुछ भी इस तरह से. ठीक है, तो जब आपको उस तरह के बॉक्सेस दिखाने हो तो आप कंफर्म यूज करते हो. इसमें भी आपको एक वेरिएबल का नाम देना पड़ता है और फिर आप यहाँ पर कंफर्म में अपना मैसेज देते हो. अब इसमें से जो रिटर्न होके आता है, इसमें भी ओके कैंसिल बटन ही होता है, लेकिन इसमें से जो रिटर्न होके आता है वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है. तो अगर तो ट्रू रिटर्न हुआ है तो आप यहाँ पे चेक कर लोगे कि अगर ये जो वेरिएबल का नाम मैंने लिया है, अगर ये ट्रू है तो मुझे ये करना है, अगर फॉल्स है तो मुझे कुछ और करना है.
ठीक है, और ये यूजुअली हम क्लब कर देते हैं विद दी फॉर्म्स एंड देयर बटन्स की बटन पे क्लिक हो तो कुछ करेंगे, है ना। तो वो चीज करने के लिए हमें इवेंट हैंडलिंग वाला पार्ट यूज करना पड़ता है। बट अगर आपको सिंपली क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर डायलॉग बॉक्सेस इन जावास्क्रिप्ट, तो आपको बताना है और फिर ये तीनों को लिख के एक्सप्लेन करना है, इनका सिंटेक्स बताना है और इनके एग्जाम्पल्स देने हैं। सो दैट इज डायलॉग बॉक्सेस इन जावास्क्रिप्ट। सो 3 डायलॉग बॉक्सेस आपके पास होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? यहां तक क्लियर है? यूज करके दिखाऊं? यू वांट मी टू शो यू अ कोड? वैसे हमने ये कोड पहले सारे किए हुए हैं, बट इफ यू वांट कि मैं आपको कोड में एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो मैं दिखा सकती हूँ। आप बताओ, याद आ गया या आप चाहते हो कि मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊं इसे? आई जस्ट सो मैंने सिर्फ कोड लिखा है, ज्यादा कुछ समझाया नहीं इसमें, यही लिखा है जो मैंने अभी बताया था। सो प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम और उसको हमने शो कर दिया, इसको सेव कर दिया। नाउ इफ आई वांट टू ओपन इट, तो मैं यहाँ से इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। सो हमने डी ड्राइव में S1, अरे ओपरा में नहीं खोलना भाई, चलो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इफ आई एंटर माय नेम इट सेज वेलकम अंजलि। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो वो फिर से मुझसे नाम पूछेगा। मैंने कुछ भी इनपुट कर दिया, संस्कार। ठीक है, दिस वन इज अलर्ट, इससे पहले जो आया था वो इनपुट था। कंफर्म भी आपका वैसा ही दिखता है, बस कंफर्म में क्या हो जाता है कि आप जो रिटर्न करते हो यस या नो, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। क्लियर है? संस्कार, इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब है अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना। तो इट इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विच इज यूज्ड टू अकम्प्लिश अ टास्क। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि आपने एक बार फंक्शन लिख लिया, उसको आप जितनी मर्जी बार कॉल कर सकते हो। सो यू कॉल इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। अब सी लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का मतलब तो सेम ही है, ठीक है, कि फंक्शन हम बनाएंगे क्यों, वो पर्पस सेम है, बट सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है? यहां पर आप फंक्शन कीवर्ड लिखोगे, उसके बाद आप फंक्शन को कुछ भी नाम दे दोगे, जो भी नाम आपको देना है, और राउंड ब्रैकेट के अंदर
वी हैव टू गिव लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। अब लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स तो हम वहां पे भी देते थे, यहाँ पे भी देंगे, बस फर्क ये है कि फंक्शन कीवर्ड हम सी में नहीं लगाते, यहाँ पर हमारा फंक्शन कीवर्ड आएगा, फिर फंक्शन का नाम आएगा, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आएंगे, एंड देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप अपनी सारी स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। वी हैव अ स्पेशल कीवर्ड रिटर्न जिसकी हेल्प से आप वैल्यू को यहाँ से रिटर्न करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं बताना होता, यहाँ पे जो पैरामीटर्स आप रिसीव करते हो उसका भी आपको कोई टाइप नहीं बताना पड़ता। रिटर्न स्टेटमेंट कोई बहुत कंपल्सरी नहीं है, अगर आप रिटर्न नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको वैल्यू वापस भेजनी है तभी आपको रिटर्न लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। ठीक है, मान लो मुझे एक फंक्शन बनाना है टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, मैंने आपको कराया हुआ ये प्रोग्राम है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ लिखेंगे फंक्शन, यहाँ पर ABC, अब फंक्शन का नाम तो दिया ही नहीं, तो फंक्शन कीवर्ड लिखा आपने, फिर उसके बाद आपने फंक्शन का नाम दिया और अपने यहाँ पर पैरामीटर्स जो है वो रिसीव कर लिए। कर्ली ब्रैकेट सेम लाइन पे भी स्टार्ट कर सकते हो, नेक्स्ट लाइन पे भी स्टार्ट कर सकते हो, इसके पीछे सेमीकोलन नहीं आएगा। और यहाँ पर आप फिर अपना नॉर्मल चेक करो कि अगर a ग्रेटर देन b है एंड a ग्रेटर देन c है, so I should return a. If b is greater than a and b is greater than c, I should return b. And then if c is greater than a and c is greater than b, so I should return c. ये होना चाहिए, इसको यहां बंद कर दिया। ठीक है, सो ये हमारा कोड हो गया, इसमें से हम ग्रेटेस्ट ऑफ ये निकाल सकते हैं। अब ये एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक ये कॉल नहीं होता, क्योंकि ये डेफर्ड है, ये बन गया, इसी को ही डेफर्ड स्क्रिप्ट कहा जाता है। इसको हम ऑब्वियसली कहीं से कॉल करेंगे तभी वो काम करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर ये कोड था आपका, इसके अंदर अब आपने ये तो लिखा ही, और इसके बाद ये फंक्शन बना दिया ग्रेटेस्ट ABC, ठीक है, और इसके अंदर आपने चेक कर लिया इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, सो क्या होना चाहिए, a रिटर्न हो जाना चाहिए, elif b इज ग्रेटर देन a and b is greater than c, so return b हो जाना चाहिए। और elif लगा रही हूं मैं, else return b, else it should be return c। ठीक है, सो ये हमारा कोड हो गया, ये आपकी कर्ली ब्रैकेट बंद हो गई। तो ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक इसको कहीं से कॉल नहीं किया जाएगा। फिर आपने यहाँ पर अपना बॉडी पार्ट लिया, उसका क्या नाम है, वेब पेज का, बीजी कलर दे दिया हमने, टेक्स्ट का कलर दे दिया, एंड आप अभी ये नंबर्स इनपुट से भी इनपुट करा सकते हो, ठीक है, प्रॉम्प्ट वाले से भी कर सकते हो, पर जो आप पूछ रहे थे डॉम क्या होता है, डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे फॉर्म बनाऊं, तो मैं यहाँ पर फॉर्म बनाऊंगी, मैंने उसको नाम दे दिया F1, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा फर्स्ट नंबर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, एंड आपने कोई भी साइज वगैरह देना है तो साइज दे दो, एंड दैट्स इट। देन आई गिव BR, I have to use the same thing 3 times क्योंकि मुझे 3 नंबर्स चाहिए। थर्ड नंबर, इसके बाद आप चाहते हो यहाँ पर बटन आ जाए जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर दिखाई दे,
input type is equal to button, value is equal to greatest or find greatest, whatever you want to write. Then we close the form tag, we close the body tag. अभी मैंने इसमें सारे टैग्स नहीं लगाए हैं ऊपर, पर आप जब प्रॉपर पेपर में लिखोगे आपको सारे टैग्स लगाने हैं, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, पर इसका अभी ऊपर के साथ तो कोई रिलेशन नहीं हुआ ना। वो रिलेशन कैसे होगा, आप यहाँ पे लिखोगे ऑन क्लिक इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट को मैंने कॉल किया, बट द थिंग इज कि हमें ये 3 नंबर्स ये थोड़ी चाहिए, ये तो नहीं चाहिए थे, है ना। हमें तो ये वाले चाहिए थे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करती हूँ, उसका नाम दे देती हूँ प्रोसेस। सो ऑन क्लिक इज इक्वल टू प्रोसेस, मैंने यहां से कॉल कर लिया। तो अब ये प्रोसेस फंक्शन जो है मैंने बना दिया यहां पर, और इसके अंदर क्या करा, ग्रेटेस्ट को कॉल कर लिया। मैंने लिखा where result इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट, कुछ भी पास किया, और फिलहाल मैंने उसको अलर्ट में ही शो करा दिया, जस्ट टू शो यू कि फंक्शन कॉल हो कैसे रहा है। तो आप ऑन क्लिक पे एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो, वो फिर फर्दर आगे जाके दूसरे को कॉल कर रहा है, और फिर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब हम ये काम यहां पर करना चाहते हैं, तो इसको हम करा लेते हैं ओपन यहीं पे। ये आया, ये तो वो पहले वाला पार्ट ही है, ठीक है। ये हो गया, अब यहां पर आ रहा है। अब अभी इसमें नंबर फिल करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो कहीं यूज ही नहीं हो रहे। आपने यहाँ पे फाइंड ग्रेटेस्ट पे क्लिक किया तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ गया, 93, क्योंकि जो मैंने नंबर्स पास किए वहां पे उसमें से ग्रेटेस्ट 93 है। पर ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए कि आप यहां से जो पास कर रहे हो वो हो जाए। तो उसके लिए मुझे इन टेक्स्ट फील्ड्स के भी नेम देने पड़ेंगे, या तो आप नेम लिख सकते हो या आईडी लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो मैंने इसका नाम दे दिया T1, वो आप जो मर्जी नाम दो, ठीक है। बस फर्स्ट लेटर अल्फाबेट होना चाहिए, मीनिंगफुल नाम होने चाहिए, और स्पेशल सिंबल्स नाम में अलाउड नहीं होते, अंडरस्कोर हो सकता है। तो मैंने इसका नाम दे दिया T1 T2 T3, और जिसके अंदर रिजल्ट दिखाना है उसका नेम दे दिया T4। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर ये पहले एक चीज दिखाती हूँ। ये जो 93 था ये बॉक्स में आया था, आप बॉक्स में नहीं चाहते। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब होता है कि हर चीज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रही है। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, फॉर्म, उसका नाम क्या था F1, उसके अंदर है टेक्स्ट फील्ड, उसका नाम क्या है T4, उसकी वैल्यू में क्या देना है, रिजल्ट। सेव किया, यहाँ आए, रिफ्रेश किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नाम मैंने एंटर कर दिया, अब ये आ गया। आप फाइंड ग्रेटेस्ट पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो 93 यहाँ ग्रेटेस्ट वाले बॉक्स में लिखा हुआ आ गया। दिस इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कि डॉक्यूमेंट में हर चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से मैनेज होती है। डॉक्यूमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि फॉर्म, टेबल, इमेज, सो ये सब डॉक्यूमेंट के अंदर होते हैं। फिर फॉर्म के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि टेक्स्ट फील्ड्स, बटन्स, और आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट, वो सब। और ये हायरार्किकल मॉडल में चलता है। तो हम किसी भी चीज को रेफर करना होता है तो डॉक्यूमेंट से शुरू करके डॉट 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 करके आपको वहां तक जाना होता है, ठीक है। एक तरीका इसको यूज करने का ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, अब आपके पास 3 नंबर्स हैं, तो आपको वो 3 नंबर्स यूजर से अगर उठाने हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिया, N1 N2 N3। अब क्या किया, N1 इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू रीड करनी है। तो एक तरीका तो यही है जो हमने अभी किया था कि डॉक्यूमेंट लिखो, डॉट F1 लिखो, डॉट T1 लिखो, और डॉट वैल्यू लिखो। सो दिस इज वन ऑप्शन कि आपने इस तरीके से अपनी वैल्यूज ले ली। सो N1 हो गया,
This is T2. This is T3. Save it and let's go ahead. आपने इसको रन किया. अब हमने यहाँ पे नंबर्स एंटर किए. अच्छा, मैंने वहां पे चेंज तो किया ही नहीं, रुक जाओ. जो कॉल किया वहां पे भी तो चेंज करना ना. यहाँ तो अभी भी 89, 67, 93 ही जा रहा है. तो यहाँ पर आपको क्या पास करना है? N1, N2, N3, ताकि वो N1, N2, N3 में से ग्रेटेस्ट निकाले. तो आपको ऐसे प्रोग्राम लिखने को भी आ सकता है पेपर में. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली. सो आपने यहाँ पे एंटर किया 67, 87, 45 एंड यू क्लिक ऑन फाइंड ग्रेटेस्ट. तो आपके पास 87 आ गया. कैन यू टेल मी द अदर वे ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट बॉक्स? और कौन सा तरीका होता है? और भी एक तरीका होता है ना जिससे हम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रीड कर सकते हैं. व्हाट इज दैट मेथड? Very good. Get element by ID. So get element by ID can be used. तो आप या तो ऐसे यूज कर लो या फिर आप सिर्फ लिख सकते हो document dot get element का E कैपिटल, by का B कैपिटल, ID का I कैपिटल और यहाँ पर अपना ID दे दोगे. तो इसमें वो पूरी हायरार्की आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि किसके अंदर क्या है. अभी तो आपको पूरी हायरार्की याद रखनी पड़ती है कि डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म है, फॉर्म के अंदर टेक्स्ट फील्ड है एंड सो ऑन. बट अगर आप गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर द कंप्लीट हायरार्की. ठीक है. सो आप सीधे गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज कर सकते हो. क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? संस्कार आपने पहले नहीं किया जावास्क्रिप्ट अभी तक? आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो संस्कार? तो प्लीज वॉच दोज वीडियोस. अभी तो फिर भी थोड़ा टाइम है. वॉच द वीडियोस. कहीं पे भी आपको डाउट आता है, क्लियर नहीं होता है, हाँ तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो ना. ठीक है. अच्छा, इसमें अब हमने क्या क्या कवर कर लिया? देखो, हमने फंक्शन देख लिया कैसे बनाते हैं. ठीक है. ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट में भी करते हैं. हैंडलिंग इवेंट्स में आपने ऑन क्लिक देख लिया. तो जैसे ऑन क्लिक होता है वैसे ही आपके पास बहुत सारे और इवेंट होते हैं, लाइक ऑन माउस मूव, ऑन माउस आउट. ऑन क्लिक तो हो ही गया. बॉडी के ऊपर होता है ऑन लोड, ऑन अनलोड, कि आपका पेज लोड हो रहा है, पेज अनलोड हो रहा है. ठीक है. वो वाले ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, मतलब वो वाले आपके इवेंट्स हो जाते हैं. तो वो सब हमने प्रैक्टिस किया हुआ है. तो हैंडलिंग इवेंट्स में हमें क्या बताना है कि इवेंट क्या होता है? व्हेन यूजर परफॉर्म्स एन एक्शन. सो जब यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करता है उसे हम इवेंट कहते हैं. ठीक है. सो वी कॉल इट इवेंट. और फिर उसके बदले में जो हम काम करते हैं वो इवेंट हैंडलिंग होता है. एंड वी नीड एन इवेंट हैंडलर. इवेंट हैंडलर इज यूजुअली अ फंक्शन विच इज कॉल्ड व्हेन एन इवेंट इज ट्रिगर्ड. तो जब आपका इवेंट ट्रिगर होता है तो बदले में आपका जो इवेंट हैंडलर फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है. ठीक है. तो आपको ये याद रखना है कि बटन के ऊपर क्लिक हो सकता है, इमेज के ऊपर ऑन माउस
ओवर ऑन, माउस आउट होता है, इमेज है उसके ऊपर माउस ओवर होगा, माउस आउट होगा, ठीक है। देन आपके पास ऑन क्लिक हो गया, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट होता है, ऑन माउस मूव होता है, बटन के ऊपर माउस मूव किया, आपने बटन पे क्लिक नहीं किया, सिर्फ आपने उसके ऊपर माउस मूव किया है, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स आपको पता होने चाहिए। फाइन, क्लियर है। अब बताओ एरेज क्या होते हैं। वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट आर एरेज। व्हाट आर एरेज? वेरी गुड। नॉट एग्जैक्टली कैरेक्टर्स तरन, बट या लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तो कोई भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे होमोजीनियस का चक्कर ही नहीं है हर्षित, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप फर्क ही नहीं पड़ता ना। सो यहाँ पर हमारा होमोजीनियस वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंस जावास्क्रिप्ट डज नॉट प्रोवाइड रिस्ट्रिक्शन ऑन डेटा टाइप्स। आपके पास किसी भी टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एरे इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट डिजाइन टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा, टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज टुगेदर, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके पोजीशन के अकॉर्डिंगली स्टोर होते हैं। पहला एलिमेंट 0 पोजीशन पे होगा, दूसरा 1 पोजीशन पे, फिर 3rd पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स आप लेना चाहते हो। सो दैट विल बी योर एरे। और एरे को आप यहाँ पे क्रिएट कैसे करोगे? यहाँ पर आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर सकते हो। उसका मतलब है कि इसका स्कोप लोकल है एंड इट कैन बी यूज विद इन द फंक्शन इट इज डिफाइंड, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ पर कॉन्स्ट का मतलब ये नहीं है कि आप इसकी एरे की वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अगर आपने यहाँ पे लिया कॉन्स्ट मार्क्स इज इक्वल टू, आप यहाँ पर कुछ भी ऐसे वैल्यूज दे सकते हो, तो ये आपका एरे बन जाएगा मार्क्स, जिसके अंदर 4 वैल्यूज होंगी। अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हो तो आपने मार्क्स 0 को प्रिंट किया तो 80 आएगा, मार्क्स 1 को प्रिंट किया तो 90 आएगा। सो यहाँ पर 0 से शुरू होता है, मार्क्स 0 विल बी 80, सिमिलर वे मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 एंड ऑन। सो आप ऐसे फेच भी कर सकते हो, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। सो वन वे ऑफ मेकिंग एरे इज दिस। सेकेंड वे ऑफ मेकिंग एरे इज कि आप सेम इसी तरीके से लिखोगे, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे यूज करोगे न्यू कीवर्ड का। सो न्यू इज अ कीवर्ड विच इज यूज टू एलोकेट मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। जैसे सी लैंग्वेज में आपका एलॉक फंक्शन होता है, उसका काम होता है मेमोरी एलोकेट करना पॉइंटर्स को। यहाँ पर न्यू कीवर्ड होता है। न्यू का मतलब वही है कि डायनामिकली रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। सो आपने ये एरे का नाम लिया न्यू एरे, और फिर यहाँ पर आप राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू दोगे। जरूरी नहीं है कि सारी वैल्यूज नंबर हो, बीच में एक स्ट्रिंग भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जो एरेज हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज यहाँ पर हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से एरे क्रिएट हो जाएगा, और ये जो एरे क्रिएट हुआ है इसको आप यूज कर सकते हो। नॉर्मल लूप भी लगा सकते हो जो इंडेक्स वाइज चलेगा, ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल नहीं लगाना है तो आप फॉर ईच लूप भी लगा सकते हो। सो दैट इज टोटली अप टू यू कि आप किस लूप को यूज करके इसके सारे एलिमेंट्स को एक एक करके फेच करना चाहते हो, ठीक है। एक और तरह के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनते हैं जो कि एसोसिएटिव ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो आप उसको, या आप उसको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हो। अभी तो आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट ही नहीं पता है, बट अगर हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाला टर्म लें तो उसमें क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज होती हैं। जैसे आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिया स्टू, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ले लिया नेम, सॉरी नेम कोट्स में नहीं आएगा, जो आपका एट्रीब्यूट होगा वो कोट्स में नहीं आएगा। आप लिखोगे नेम, और उसके बाद आपने यहाँ पर ले लिया कुछ भी, से शशि वट, ठीक है। देन आपने लिया मार्क्स 92, फिर आपने ले लिया सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग,
कुछ इस तरह से। तो ये वाले एरे में क्या होता है कि ये एक तरह से एरे नहीं है। इसमें जब आप उसको रेफर करोगे तो आप कैसे रेफर करोगे? आप 0 1 2 की हेल्प से भी यूज कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, टू नेम, तो आपसे नेम एक्सेस हो जाएगा। बट ये आपको यूजुअली मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा, यू डोंट हैव टू टेक इट। सो मेन जो आप यूज करते हो वो यही दो तरीके का एरे यूज करते हो। फिर इसके साथ आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि लेंथ। आपको देखना है कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप एरे का नाम डॉट लेंथ लिखोगे, वो आपको बता देगा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। फिर आप लूप लगा सकते हो, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन लेंथ i प्लस प्लस, और आप फेच कर सकते हो। ठीक है। और अदर ऑप्शन इज ऑब्वियसली यूजिंग योर फॉर ईच लूप। तो ये होता है बेसिकली कि एरेज क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है। एरेज के बाद आपके पास इसके अंदर एक टाइमिंग कंट्रोल के फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि आपको ये देखना है, आपने देखा होगा कुछ वेब पेजेस में एक एक सेकंड के बाद कुछ अपने आप होता रहता है। ये जैसे आप सिर्फ एक क्लॉक ही बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक डिजिटल क्लॉक जो है वो चलती हुई आए मेरे पास यहाँ पर, या ये जो मैंने पेज बनाया था ये वाला, इसी पे मैं दिखाती हूँ कि टाइमर आना चाहिए एक, कुछ भी। सो यू वांट टू शो सम टाइमर ऑन अ साइड कि भाई ये इतने टाइम तक चलेगा, उसके बाद आपका विंडो ही बंद हो जाएगी, कुछ भी इस तरह से। तो जब पेज शुरू हो, तो हमने यहाँ पर जो बॉडी टैग लिया है इसके साथ ले लिया ऑन लोड इज इक्वल टू टाइमर, ये फंक्शन को कॉल कर लिया। सो ऑन लोड इज इक्वल टू टाइमर, तो ये टाइमर फंक्शन कॉल होगा फंक्शन टाइमर। ठीक है। ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर मैं करूंगी क्या, ये फंक्शन शुरू हुआ जब आपका पेज स्टार्ट हुआ, ऑन लोड पे हमने स्टार्ट कर दिया, ऑन लोड पे स्टार्ट कर दिया। अब इसमें आप यहाँ पर टाइम दिखाना चाहते हो मान लो, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। तो जैसे ये ग्रेटेस्ट नंबर है, इसी फॉर्म के अंदर मैंने ले लिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, साइज इज इक्वल टू 10, नेम इज इक्वल टू tm, बस ऐसे। ठीक है। ऐसे ले लिया। आप इसको लेबल भी ले सकते हो, लेबल लोगे तो आपका ये यूजर इसमें चेंज नहीं कर पाएगा। टेक्स्ट में क्या होता है कि यूजर कैन मॉडिफाई द वैल्यू, लेबल में चेंज नहीं होती है। सो मैंने लेबल ले लिया, और ठीक है, इनिशियल वैल्यू जो है इसकी वो मैं 0 ले लेती हूँ। सो इनिशियल वैल्यू मैंने इसकी 0 ले ली। अभी अगर आप इस पेज को देखते हो, इसको रिफ्रेश करते हो, तो वहां 0 आ रहा है, पर इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने लेबल तो किया था चेंज, somehow it's not taking, वो लेबल का कुछ इशू होगा, बट चलो वो हम अभी देखते हैं। बट दिस इज हाउ वी टेकिंग 0 है। अब ये ऑन लोड पे टाइमर कॉल हो गया। टाइमर का काम क्या है कि वो उसकी वैल्यू को रीड करके लाए। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया n, n इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट f1 डॉट tm डॉट वैल्यू। फिर n को मैंने इंक्रीज कर दिया 1 से, और वापस मुझे इसी में ही उसको शो करना है। सेव इट। अब आपने इसको अगर रिफ्रेश किया तो उसमें 1 आ गया, क्योंकि लोड हुआ तो वो 0 से 1 हो गया, बट उसके बाद तो कुछ नहीं हो रहा ना, उसके बाद तो कुछ नहीं हो रहा। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये काम बार बार लगातार होता रहे। ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, ऑन लोड सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट टाइमर कॉमा 1 सेकेंड, सेव किया। सेट टाइम इंटरवल सेट करना चाहिए था। सो बेसिकली हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, एक सेट टाइम आउट होता है, एक सेट टाइम इंटरवल होता है। ठीक है। सो सेट टाइम आउट और सेट टाइम इंटरवल फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में।
इनका काम क्या होता है कि आप उसमें बताते हो कि इस फंक्शन को बार बार कॉल करना है, ठीक है, और कितनी देर के बाद कॉल करना है। तो टाइम आउट तो एक ही बार कॉल होगा, इसका ओ स्मॉल होना चाहिए था, एनी हाउ, बट मैंने यहाँ पर सेट कर दिया सेट इंटरवल। इसका मतलब है कि फंक्शन बार बार कॉल होना चाहिए। सो ये आपके फंक्शन को रिपीटेडली कॉल करेगा, बार बार कॉल करेगा, ठीक है। और सेट टाइम आउट उसको सिर्फ एक बार कॉल करता है और उसके बाद वो रुक जाता है। whereas this is going to call it again and again. So let's see, it works now, it should work now. So आपने सेट इंटरवल में टाइमर को पास कर दिया है और 1000 दे दिया है। अब देखो 1 सेकंड के बाद देखना है हमें कि ये 1 जो है चेंज होके 2 होता है या नहीं। 1 सेकंड तो हो गया पर कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? कुछ छोटी सी गलती होगी, समथिंग इन कोट्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट आपका जो मतलब है, आई होप आपको वो समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ये मतलब जो है बताने का कि आपको सेम कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, बार बार एग्जीक्यूट करना है आफ्टर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। चल पड़ो, वो राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाने थे, देखो देख रहे हो 5 6 7 8 9 10 हो रहा है। तो सेट टाइम इंटरवल क्या करता है, आप कॉल करते हो सेट टाइम इंटरवल, ब्रैकेट में आपको फंक्शन का नाम देना है, कॉमा टाइम देना है। मैंने 1000 लिखा है, 1000 इज 1000 मिली सेकेंड्स, 1000 मिली सेकेंड्स का मतलब हो गया 1 सेकेंड, ठीक है। ये चलते जा रहा है, आपको टाइमर क्लियर करना हो तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में फर्क क्या होता है कि टाइम आउट क्या होता है कि 1 सेकंड के बाद एक बार होगा, दोबारा नहीं होगा, ठीक है, वो दोबारा नहीं होगा। आप चाहते हो कि वो बार बार होता रहे। सो इफ यू वांट कि वो बार बार होता रहे तो आपको सेट इंटरवल देना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज दिस फंक्शन। तो अभी क्या हो रहा है कि जब आपने ऑन लोड किया, मतलब जब पेज शुरू हो, तो मैंने कॉल किया सेट इंटरवल, उसको बोला कि टाइमर फंक्शन को कॉल करो हर 1 सेकंड के बाद। तो हर 1 सेकंड के बाद आपका टाइमर फंक्शन कॉल हो रहा है। टाइमर फंक्शन है ये क्या कर रहा है, उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रीड कर रहा है, 1 से इंक्रीज कर रहा है और वापस वहीं पे सेट कर रहा है। इसलिए हर सेकंड बाद आपको वो वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है। कॉन्स का लोकल स्कोप ही होता है तबिश, इट हैज लोकल स्कोप ओनली, ठीक है। फिर इसमें आपके पास है वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जो फॉर्म यूजर ने फिल किया है उसको आप चेक करो कि वो ठीक से फिल्ड है या नहीं। उसका मैंने आपको एक पूरा प्रोग्राम बनवाया हुआ है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है उसमें कुछ लिखा भी है या नहीं, कहीं टेक्स्ट बॉक्स खाली तो नहीं है। सो आप ये चेक करोगे कि वट एवर यूजर हैज एंटर्ड, उसने पूरा डेटा इनपुट किया है या फिर वो हमारा बॉक्सेस ब्लैंक तो नहीं है, ठीक है। या ईमेल एड्रेस वैलिड, तो मतलब जैसे ईमेल एड्रेस जो है उसमें @साइन होना चाहिए, फोन नंबर एंटर हुआ है तो उसमें 10 डिजिट होने चाहिए। ये हमने पूरे प्रोग्राम बनाए हुए हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू विल आस्क मी, ठीक है। एंड देन आखिरी बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास आ जाता है वो है डॉम एंड बॉम में डिफरेंस। दैट मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो दोनों ही यूज होते हैं आपके, क्योंकि आप काम ही उसी के बेसिस पे कर रहे हो। तो हम मेजरली काम किस पे करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, क्योंकि आपकी पूरे का पूरा वर्ल्ड वाइड वेब ही उसी पे डिपेंडेंट है। तो इसमें आपका जो एक वेब पेज होता है दैट इज कंसिडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसकी हेल्प से अब जावास्क्रिप्ट उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सेस कर सकती है। तो हमारे पास सबसे ऊपर होता है विंडो, विंडो के अंदर होता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर आपका सब कुछ है, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो आपके एलिमेंट्स हो, everything you can use with the help of that। जबकि BOM जो होता है वो होता है ब्राउजर स्पेसिफिक मॉडल। सो वो डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक मॉडल है, ये ब्राउजर स्पेसिफिक होता है कि आप कौन से ब्राउजर में काम कर रहे हो, ठीक है। सो ब्राउजर के अकॉर्डिंगली इसके फंक्शंस या इसके जो ऑपरेशंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है विंडो डॉट ओपन, उससे आप किसी भी न्यू पेज को एक विंडो में ओपन कर सकते हो। विंडो डॉट क्लोज, उससे विंडो बंद हो जाएगी।
विंडो डॉट रीसाइज टू, आप उसको साइज भी चेंज कर सकते हो विड्थ और हाइट देख के, ठीक है। आपके पास ब्राउजर की हिस्ट्री आपको एक्सेस करनी है, जैसे मान लो आपको मैं बोलती हूँ कि एक वेब पेज बनाओ और उस पर दो बटन्स बनाओ, एक बैक और एक फॉरवर्ड। जब आप बैक पे क्लिक करो तो वो पिछले पेज पे चला जाए, जब आप फॉरवर्ड पे क्लिक करो तो वो अगले पे चला जाए अगर कोई है तो हमारे लिए बहुत ईजी है, हिस्ट्री डॉट बैक करके एक फंक्शन होता है। तो इफ यू कॉल हिस्ट्री डॉट बैक तो अपने आप ब्राउजर एक पेज पीछे चला जाएगा, हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड करोगे तो आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं वो यूज होते हैं, और ये जो अलर्ट, कंफर्म और प्रॉम्प्ट हैं, ये सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल हैं, ये भी सारे ब्राउजर के फंक्शंस हैं। सो दीज आर आल्सो फंक्शंस ऑफ ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है कि इसका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। वो मैं आपको अभी जो नोट्स भेज रही हूँ उसमें सब कुछ होगा, तो आपको बस उसी नोट्स के अकॉर्डिंगली अपना प्रिपेयर करना है। हो जाएगा जी। कर लोगे।